हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, हाउ यू डूइंग। सो लेक्चर्स अपलोड करने की स्पीड थोड़ी स्लो है, मैं मानता हूँ, क्योंकि +2 के लेक्चर्स थोड़े अपलोड हो रहे हैं, बट अब मैं स्पीड इसकी थोड़ी बढ़ा दूंगा। बट इट्स टाइम फॉर लेक्चर नंबर 6 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर दिस यूनिट 1 एंड दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट एरर्स। एरर्स देखते हैं, पहले तो बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एरर्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। कोई सा भी पेपर नहीं है जिसमें इसके न्यूमेरिकल ना आए, स्कूल का और कंपेटिटिव एग्जाम हो, इसमें न्यूमेरिकल एरर्स का न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, व्हाट इज एरर एंड ऑल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ आपकी एरर की, एरर बेसिकली है क्या। एरर एक कह सकते हो आप, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई कमी है, किस चीज के अंदर कमी है। आप जब भी कोई मेजरमेंट करते हो तो आप चाहते हो एक एग्जैक्ट वैल्यू लाना, एक वैल्यू के अराउंड मेजरमेंट करते हो। ठीक है, कि आप वो वैल्यू लाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आप चाहते हो आपका आंसर आए 20। जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका आंसर आना चाहिए 20, बट आपका आंसर आ रहा है 19.8 या 20.4 या 3 कुछ भी। तो ये जो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, अगर 20 चाहते थे 19.8 आ रहा है या 20.3 आ रहा है, जो ये डिफरेंस आ रहा है बीच में, इसे बोलते हैं एरर। और जो आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते थे उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। और जो आप मेजर कर रहे हो वो क्या होती है, आपकी मेजर्ड वैल्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, द वैल्यू विच यू वांट टू ऑब्टेन, एंड द मेजर्ड वैल्यू द वैल्यू विच यू हैव ऑब्टेन्ड इज टर्म्ड एज एरर। जो आप चाहते थे और जो आपके पास आई है, उन दोनों का गैप या डिफरेंस क्या होता है, आपका एरर होता है। ठीक है, अब एरर आता किस किस रीजन से है वो चीजें डिस्कस करते हैं, क्या कर उसके टाइप्स हो सकते हैं। राइट, इजी से है, बहुत टॉपिक बहुत समझने वाली चीजें, बेसिक चीजें हैं, आप लोग खुद ही ऑब्जर्व करके लिख सकते हो, एक बार सुन लो बस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान सा टॉपिक है। कांस्टेंट एरर, देखो कांस्टेंट एरर वो होते हैं जो कि आपके बार बार आएंगे ही आएंगे और उनके करेक्शन करनी भी आसान नहीं है, मीन्स वो करेक्शन होती ही नहीं है उनकी। और इसका रीजन बेसिकली होता है कैलिब्रेशन। देखो, बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ आता, व्हाट इज कैलिब्रेशन। ध्यान से सुनना, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर कैलिब्रेशन का मतलब होता है, जो आपके सपोज करो कोई स्केल है, स्केल के ऊपर मार्किंग्स होती है ना अलग अलग, अगर उन मार्किंग्स में ही कोई मिस्टेक हो जाए, दैट इज कैलिब्रेशन एरर। मीन्स आप उस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट करोगे, कुछ भी अगर मेजर करोगे, अगर वो मार्किंग ही गलत हो तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यूज भी गलत आ रही होंगी। सो दैट इज कैलिब्रेशन एरर। जब मार्किंग्स में ही आपके क्या हो, प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका एरर तो आएगा ही आएगा, और उसकी करेक्शन भी नहीं होगी जब तक आप इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करोगे। समझ रहे हो कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उतने अमाउंट से जितने उसके अंदर आपकी जो भी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो एक मार्किंग में एरर आ चुका है, वो तो फिक्स है क्योंकि डिवाइस तो बन चुका है, तो बार बार वही एरर आपके पास भी आएगा सेम वैल्यू के साथ। दैट इज कांस्टेंट एरर, याद रखना, इट इज ड्यू टू कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मार्किंग्स में जो प्रॉब्लम होती है। सिस्टमैटिक एरर, अब देखो सिस्टमैटिक एरर का एक पूरा सिस्टम मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लस उसको करने वाले जो भी आपके ऑब्जर्वर होते हैं, जो उसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनकी वजह से क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। लेट्स डिस्कस। बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, हलवा बिल्कुल, बस क्या बोलूं मैं। सिस्टमैटिक एरर्स के टाइप, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, देखो बात वही आ गया। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर कैसे हो सकते हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, ये होते हैं ड्यू टू इनबिल्ट फॉल्ट्स। ड्यू टू इनबिल्ट फॉल्ट्स, बच्चे इसको और इसको कंफ्यूज करते हैं। इसमें मार्किंग में प्रॉब्लम है, इसमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि उसका कोई स्क्रू ढीला रह गया या कोई भी चीज किसी भी टाइप से, तो उसकी वजह से जो मेजरमेंट में एरर आता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, जो कि मार्किंग से अलग कोई प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उस वजह से जो एरर आ रहा है आपका, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है, याद रखना, मिक्स मत करना चीजों को। नेक्स्ट इज इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का क्या मतलब हुआ, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे ढंग से मेजरमेंट नहीं करनी आती, उसे एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो मेजर करना नहीं पता है। जैसे पैरेलैक्स की अगर बात करें, कोई भी चीज को सपोज करो, अगर आपको देखना है ऐसे, अगर ये चीज है, मेरे को सपोज करो इसके अंदर एरर देखना है,
और एग्जैक्ट मेथड ये है कि मैं इसे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे देखूं, पैरेलैक्स बोलते हैं इसे, बताऊंगा ये चीज भी। पैरेलैक्टिंग एंगल होता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पैरेलैक्स बोलते हैं इसे। तो मेरे को अगर मेजरमेंट देखने, मेरे को ऐसे 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं तो मेजरमेंट में फर्क आ जाएगा। तो ये जो इस टाइप के एरर होते हैं जो कि हमारे किस वजह से हो रही है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो उसकी टेक्निक्स होनी चाहिए यूज वो नहीं हो रही है और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस वजह से जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये वाले एरर, ठीक है। पर्सनल एरर होते हैं जो ऑब्जर्वर है उसकी अटेंटिवनेस कम है, उस वजह से कि वो अटेंटिव नहीं है, केयरलेस है कि चलिए भाई हो जाएगा, कौन देख रहा है, कोई टीचर कोई तो रीडिंग लिख के दे देंगे। तो वो इस टाइप के एरर जो होते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल एरर। वैसे स्टूडेंट सीरियस होते भी नहीं है, आधी रीडिंग्स इधर से चेपेंगे, आधी इधर से चेपेंगे, लो जी बन गई, फाइल करवा देंगे, चेक हो गया, काम लग गया, हमारे 30 मार्क्स, ऐसे सोचते हैं वो। बट अगर आप एक्सपेरिमेंट्स ढंग से परफॉर्म करोगे तो एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क होता है। अगर आप प्रैक्टिकल ढंग से करोगे तो थ्योरी आपको वैसी ऐसे समझ आती है थ्योरी कि यार हमने ये चीज तो करी थी, बस इसको लिखना ही तो है, लिख तो आप लोग सब सकते ही हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स ढंग से परफॉर्म करा करो। उसके बाद आता है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज क्या होते हैं? एक्सटर्नल कॉजेज मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर और भी जो कोई भी चीजें आ सकती हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वो वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका 11th क्लास में आएगा कि ना एक ट्यूनिंग फॉर्क से ना हिट करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वाइब्रेशंस ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, फिर एक स्ट्रिंग के ऊपर पेपर रखते हैं। आएगा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कि वो पेपर के अंदर वाइब्रेशंस चेक करते हैं कि जब ट्यूनिंग फॉर्क और उस वायर की वाइब्रेशंस मैच होंगी तो पेपर नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अभी शायद आपके ऊपर से निकल जाए, लेकिन आप उस टाइम पे आपको याद आएगा कि हाँ सर ने लेक्चर में ये चीज बताई थी। तो वो जब आएगा ना, सपोज करो वो पेपर वाला एक्सपेरिमेंट अगर मैं पंखा चला के करूंगा तो जरूरी नहीं वो वाइब्रेशंस मैच होने पे गिरे, पंखे से भी गिर सकता है। तो बेसिकली क्या, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर नहीं आया, अटेंटिव भी था ऑब्जर्वर, जो भी अब उसको करवा रहा है, एक्सपेरिमेंट को कर रहा है परफॉर्म, वो भी अटेंटिव है, कैलिब्रेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर आ गए। तो काफी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर बेसिकली जो किसी भी वजह से आ सकते हैं, और बेसिकली जो सबसे ज्यादा किस वजह से आते हैं, केयरलेसनेस, बंदे की केयरलेसनेस की वजह से आते हैं कि वो अटेंटिव नहीं है। तो ये चीजों का एरर, यही एक ही इलाज है इसका कि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो ढंग से परफॉर्म करे, इधर उधर ना देखे। एक तो प्रैक्टिकल लैब में ना परफॉर्मेंस, जो ये एक्सपेरिमेंट कम होते हैं, बातें ज्यादा होती हैं, बच्चे पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रखे हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, चलो छोड़ो आगे बढ़ेंगे। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का क्या मतलब होता है? देखो, लीस्ट काउंट एरर का मतलब होता है आपका कि कोई भी आपका मेजरमेंट, जो मेजरिंग डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो आपका जो स्केल होता है, सिंपल स्केल 15 सेंटीमीटर वाला, उसकी मिनिमम मेजरमेंट कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसके अंदर आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी कितनी तक है? 1 मिलीमीटर तक मिनिमम वैल्यू मेजर वो कर सकता है। अगर आपको उससे भी छोटी वैल्यू मेजर करनी हो तो वो तो नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो बात को? कि जो लीस्ट काउंट एरर है, उस डिवाइस का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो जितनी मेजर कर सकता है, वो एरर होता है लीस्ट काउंट एरर। कि उसके बाद अगर और उससे छोटी करवाएंगे तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको क्या करनी होगी याद। तो अगर मैं सिंपल स्केल की बात करूं, हमारे जो सिंपल स्केल बोलते हैं उसे, उसका जो लीस्ट काउंट एरर है वो होता है 1 मिलीमीटर। उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर। और आप कैसे कह सकते हो? 10⁻³ मीटर। वही एक और डिवाइस आएगा आपका, ये तो आपका इसे बोलते हैं मीटर स्केल, सिंपल सा इसे बोलते हैं मीटर स्केल। बट अगर एक और चीज भी आती है आगे, वर्नियर कैलिपर भी आएगा, उसके लिए होता है 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻⁴। दिस इज योर वर्नियर कैलिपर। अब ये देखो, वर्नियर कैलिपर पता है किस चीज के लिए? आप प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करोगे तो आपको ना एक सिलेंड्रिकल कोई ग्लास सा पकड़ा देंगे और कहेंगे उसकी डेप्थ मेजर करो और उसकी जो रेडियस है वो मेजर करो। क्योंकि अगर आप स्केल से करने लगोगे तो एरर आएगा, लेकिन आप वर्नियर कैलिपर से ढंग से करोगे तो उसमें एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। याद रखना, जितनी इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है, एक्यूरेसी ना उतनी ज्यादा होगी। जितनी कम वैल्यू 10⁻³ थी, फिर -4 होगी, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या कम हो रही है। तो वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जाएगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि हम पॉइंट्स में, डेसिमल में ज्यादा से ज्यादा जा पा रहे हैं।
समझ रहे ये चीज डेसिमल में बढ़ती जा रही है, एक्यूरेसी कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, अगर मैं डेसिमल्स में लिखूं 0.01 मीटर, 0.001, ये 0.0001 मीटर, तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, बाद वाला। इसके बाद एक और भी है, उसकी एक्यूरेसी 0.01 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻⁻�5। और ये क्या आपका स्क्रू गॉज, ये क्या आपका स्क्रू गॉज, तो 0.0000 मीटर, काफी ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी। तो ये किस लिए मेजर होता है, जो आपकी शीट्स होती है ना उसकी थिकनेस मेजर करने के लिए। अब स्केल से तो नहीं होने वाली ना यार, वो जो आपका सिंपल स्केल होता है प्लास्टिक वाला, उससे तो नहीं हो सकती ये चीज। तो उस टाइप की जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज निकालनी है, वो आपको स्क्रू गॉज से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे लीस्ट काउंट एरर्स होते हैं। और इस तरीके से आप मेन इन्हीं 3 चीजों से डील करोगे। मीटर स्केल से तो आज तक करते आए हो बचपन से लेकर अब तक। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की बारी आएगी। वर्नियर कैलिपर थोड़ा ढंग से समझ लेना, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आगे ग्लॉस एरर्स और मिस्टेक्स। देखो नाम से पता लग रहा है मिस्टेक्स कब होते हैं, जब ऑब्जर्वर अटेंटिव नहीं होता है। इस टाइप के एरर को क्या ही खत्म करेंगे, जब बंदा करने वाला ही ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप भी क्या करोगे इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के एरर्स की करेक्शन नहीं होती है, तो ये कहीं से भी आ जाते हैं। मेन तो ये पर्सन की अटेंटिवनेस की कमी की वजह से ही होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एरर्स एंड इट्स टाइप्स। अगर मैं बात करता हूँ कुछ एरर एलिमिनेशन की, कि एरर एलिमिनेट कैसे करें, तो एरर एलिमिनेट करने के लिए हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल एरर पता होना चाहिए। और कोई भी चीज की कैलकुलेशन अगर आपको एक्यूरेट लानी है, मतलब आपको आंसर सही ट्रू वैल्यू के क्लोज चाहिए, तो आपको रीडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस जो है, कैलकुलेशंस हैं, बार बार करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट आप लोगों से करवा चुके होंगे अब तक कुछ ना कुछ, तो अदरवाइज अगर नहीं हुआ कुछ स्कूल्स में तो बाद में वो करवा भी देंगे, कि बार बार रिपीट करवाते हैं कि चलो दोबारा लो। आप एक ही टाइप के एक्सपेरिमेंट की रीडिंग बार बार लोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे रीडिंग्स अलग अलग आती है। तो वो जो आपका है ना यहाँ पे रैंडम एरर्स, तो ये रैंडम एरर के अंदर भी वो चीज कहते हैं। रैंडम एरर किस वजह से, आप बार बार रीडिंग ले रहे हो, आपके तो एनवायरनमेंट वो ये कंडीशन सेम, मतलब सिमिलर ही है, बट स्टिल सेम वैल्यूज नहीं आती है। समझ रहे हो, सेम वैल्यूज नहीं आती है, तो वो रैंडम एरर का ही पार्ट है। तो आप क्या करोगे, बार बार रीडिंग्स लोगे, बार बार रीडिंग्स लोगे, और फिर उन रीडिंग्स का क्या निकाल दोगे, एवरेज। जब उन रीडिंग्स का एवरेज निकालोगे तो आप देखोगे आप ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज आ चुके होगे। तो वो एरर एलिमिनेशन का तरीका होता है कि बार बार रीडिंग्स लो, तो आपके जो एरर का वो है ना चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यार एक चैप्टर है, सपोज करो फर्स्ट यूनिट है, आपने एक बार पढ़ी, एक बार ये यूनिट पढ़ी, ठीक है, टेस्ट हुआ, कम मार्क्स आए, फिर आपने दोबारा पढ़ी, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे, फिर दोबारा पढ़ोगे और मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। तो आप बार बार जब वो चीज करोगे तो उसके अंदर परफेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। सेम केस यहाँ पे होता है, जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो आपकी परफेक्शन आने लग जाती है, तो आप जो वैल्यू अचीव करना चाहते हो उसके क्लोज पहुंच जाते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बात करनी है हमें, एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, मीन वैल्यू निकालनी होती है। मीन वैल्यू आपको नाम से पता लग रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करोगे, अलग अलग रीडिंग्स आएंगी, तो क्या करोगे, उन रीडिंग्स का एवरेज निकाल दोगे। समझ गए, मीन कर रखा है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, हर कितनी बार करा होगा मीन, तो मीन सबको पता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो क्लियर है आप लोगों को, तो ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, मैं न्यूमेरिकल के साथ ही एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा का पूरा। एब्सोल्यूट एरर क्या, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऐसे बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी, ये पहली मेजर्ड वैल्यू, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे बड़ी सारी हमने क्या कहा, रीडिंग्स बार बार लेनी है। तो ये कौन सा एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, जिसमें मीन वैल्यू माइनस जो भी रीडिंग आई है उसकी वैल्यू एक एक करके माइनस करते जाएंगे। अलग अलग आपके एब्सोल्यूट एरर्स आते रहेंगे अलग अलग रीडिंग्स के लिए। ठीक है, मीन वैल्यू कहां से आएगी, क्योंकि रीडिंग्स आपको गिवन होंगी कि ये रीडिंग आई है, वहां से आप मीन निकाल दोगे। जब मीन निकल जाएगा, रीडिंग ऑलरेडी गिवन है, मीन में से पहली रीडिंग माइनस करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। न्यूमेरिकल के साथ एक बहुत बढ़िया सॉलिड अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 4-5 नंबर जितने मर्जी का है वो आपके पूरे आएंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम से पता लग रहा है एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो क्या होगा, जो भी वैल्यूज हैं उनको क्या कर दो, मीन निकाल दो। और एक चीज जो दिमाग में लगा के आपको बिठा लेनी है दिमाग में, यहां से कुछ आंसर्स आएंगे आपके पॉजिटिव, कुछ आंसर्स आएंगे आपके नेगेटिव। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ट्रू वैल्यू कितनी थी 20, फिर क्या थी 19.8,
अगर मैं माइनस करूंगा आएगा 0.2, ठीक है, प्लस का। लेकिन दूसरे केस में 20 माइनस 20.3 करना पड़ेगा, उसमें आंसर आएगा -0.3। समझ रहे हो बात को? तो आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है, आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। लेकिन जब मेन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे आपको सिर्फ आंसर क्या करना है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो एरर होता है वो सबका सम होता है, और हम ये मान के चलते हैं अगर किसी चीज के अंदर एक बार एरर आ गया तो वो आगे बढ़ता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सम को स्टार्ट किया, सम की स्टार्टिंग ही गलत कर दी, क्या आगे ठीक हो जाएगा वो? नहीं ना। सिमिलरली रीडिंग्स के साथ भी होता है, अगर आपने एक बार गलती कर दी तो वो आगे भी गलती बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको बढ़ाना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, एडिशन करनी है इसकी। याद रखोगे एरर्स का क्या होगा, एडिशन। तो वह क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन जो अलग अलग यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ से ऐसे लिख सकते हो डेल्टा A1, ऐसे डेल्टा A2, डेल्टा A3 वगैरह होता जाएगा। आगे रिलेटिव एरर कुछ भी नहीं है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसे मीन से डिवाइड कर दो, जो मीन वैल्यू आएगी दैट इज रिलेटिव ऐसे भी आपको पता है दो चीजों का रिलेशन, किस किस का, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का, ठीक है। आएगा न्यूमेरिकल के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देन इज योर परसेंटेज एरर, जो भी आप पे रिलेटिव एरर आया उसको परसेंटेज निकाल दो, तो क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल इसी चीज का, उसके बाद आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या करो, इसे नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैंने कहा था कि वो पूरा प्रोसेस जो है न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो। ऐसा कुछ है, लेंथ की एक रॉड है, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं बार बार हम, ठीक है। तो अलग अलग रीडिंग्स आई, मैंने बोला था अलग अलग रीडिंग्स आ सकती हैं, आती ही हैं मोस्टली। अब वो रैंडम एरर का पार्ट है, पता है ना, सारे टाइप्स याद रखने हैं। हमें निकालना है एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, देन परसेंटेज एरर। अब आपको पता है अगर परसेंटेज एरर पूछ लिया, चला कितने पूछने वाले हैं, परसेंटेज एरर पूछ लिया, आपको पता है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद रिलेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो सीधा सीधा यही पूछ लेते हैं, निकालनी पड़ेगी 4-5 चीजें, लगे रहो। चलो लगते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज लेंथ पूछे, मींस वी हैव टू फाइंड आउट मीन, एवरेज मींस मीन, तो निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है, एल डैश से डिनोट कर देते हैं, एल बार से 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, sum of terms upon number of terms, right? करो इनका सम, करो, मैं करूं फिर कहोगे सर आपको कैसे पता, भाई मैंने करवा रखे हैं पहले। चल जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 12.41 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। करोगे तो इसे सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत आगे, 2 पॉइंट आपको जब सॉल्व करोगे 482 मीटर्स ऐसे आएगा। बट एक चीज बोली थी मैंने, क्या कि जो आपके फाइनल आंसर आता है वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, और वो कैसे आएगा, जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारी ऊपर वाली मेजरमेंट के अंदर, कोई भी रीडिंग्स के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सब में 3 है, तो इसमें 4 तो आ नहीं सकता, समझ रहे हो। इसमें भी कितने कंसिडर करने पड़ेंगे, 3, दैट इज एल डैश कितना लेना पड़ेगा हमें, 2.48 मीटर, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये कर दिया हमने। चलो अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर्स की, हर एक ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर की। पहला निकाल लेंगे डेल्टा L1, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एनुअल कितना आएगा आपका, एल डैश माइनस L1, एल डैश कितना आपका, कहाँ गया, ये रहा, एल डैश या एल बार बोल सकते हो आप, जो मर्जी बोलो, एल बार ही बोलो वैसे। 2.48 माइनस फर्स्ट रीडिंग इज 2.48, ये कितना आ गया, ये तो आ गया 0। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, एंड डेल्टा L2 ऐसे निकालते जाओ फटाफट से, निकालो साथ के साथ, मैं भी निकालता रहता हूँ, करते जाओ। 2.46 पे क्रॉस चेक कर लेंगे हम, करो शाबाश, रुकना नहीं है।
0.49 माइनस, मैंने बताया था प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं आंसर, ठीक है, कि हमसे लेंथ थोड़ी ज़्यादा मेजर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो तो रीडिंग्स के ऊपर है, हम कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, गलतियाँ थोड़ी बहुत तो होंगी ही होंगी। डेल्टा L4 L बार माइनस L4, बस ऐसे करते जाओ फटाफट से, फटाफट फटाफट। 2.50 माइनस 0.02, लास्ट रीडिंग भी फटाफट निकाल देते हैं, माइनस L5 2.48 माइनस 2.48, ये भी आ गया 0। मन में नहीं आता सारी ऐसी आ जाए तो दिक्कत क्या जिंदगी में, लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं है, जीवन सरल नहीं है। तो आगे नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अब मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका क्या कर दो, मीन कर दो, बताया था ना, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला लिखूं सीधा कर दूं, पता है ना सबकी एडिशन करनी है, तो चलो लिख देते हैं फिर भी। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, याद रखना सबको इस ब्रैकेट के अंदर एक बेसिस के जो बोलते हैं इसे एब्सोल्यूट के साइन के अंदर, मॉड्यूलस के साइन के अंदर रखना है। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव अपॉन में 5, आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। देख लेते हैं कितना आता है। 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0। अब आप सोच रहे हो माइनस आना था, लेकिन मैंने मॉड्यूलस का साइन यूज करा है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस अपॉन 5, कितना आ गया 0.05 अपॉन 5, 0.01 मीटर्स, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। बचा क्या, रिलेटिव एरर, निकाल दो, कहाँ निकालो, चलो यहीं कर देते हैं, हो ही जाएगा। रिलेटिव एरर निकाल देते हैं, डेल्टा L, वो क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, याद है ना। डेल्टा L इसकी वैल्यू कितने, 0.01 अपॉन 2.48। अभी मैंने इतना ही छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मैं क्या निकालूंगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करूंगा, परसेंटेज L 0.01 अपॉन 2.48 इंटू 100। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आएगा, जब आप इसे सॉल्व वगैरह करते हो, अगर मैं 1/2.48 लिखूं, 1/2.48, तो चलो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। वैसे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आपको 40%। कितना आएगा आपका, 40%, क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे आपका 0.403 आएगा, लेकिन हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है, तो हम 0.40 ले लेंगे। तो 0.40 इंटू 100 कितना आएगा आपका, 40% एरर आएगा। और एक और चीज आती है इसके अंदर, वो पूछते हैं करेक्टेड लेंथ कितनी है। क्या पूछते हैं, करेक्टेड लेंथ। अब मेरे करेक्टेड लेंथ का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको लिखना है ऐसे, करेक्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू प्लस, जो ट्रू वैल्यू होती है आपकी उसके साथ प्लस करना होता है आपको, प्लस या माइनस जो आपकी वैल्यू आ रही है यहां से, डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा L, या आप लिख सकते हो प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आ जाती है आपकी करेक्टेड लेंथ। ये बनता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। 3 में भी दे देते हैं कई बार, पर काफी टाइम लगता है इसमें। तो ये आ जाएगा आपका करेक्टेड लेंथ, कितनी आ जाएगी, ट्रू वैल्यू 2.48 है, प्लस माइनस 0.01। सो दिस इज योर करेक्टेड लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, दिस वाज ऑल अबाउट योर एरर्स। लेकिन अभी एरर्स के और भी टाइप है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं, और एक पावर वाला भी कंसेप्ट है, वो भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर की लेंथ काफ़ी बड़ी वैसे ही हो गया, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं बनाएंगे, शॉर्ट करके बनाएंगे।
20-25 मिनट से ऐसे चलते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आप लोगों को देखने में ईजी रहता है। इसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, इसके मेन गड़बड़ कहाँ करोगे, कैलकुलेशन में, तो इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो करते रहे प्रैक्टिस। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लॉकडाउन को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।